चंदनपुर गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गायत्री और 2 बेटे थे, अर्जुन और महेश। लेकिन ये दोनों बहुत ही आलसी और अपनी मनमर्जी के मालिक थे और दोनों अपनी माँ के बहुत ही लाडले थे। अरे अर्जुन महेश, कहाँ पर हो तुम दोनों? अरे कहाँ हो? अरे भाग्यवान, तुम ही बता दो कहाँ पर है वो दोनों। अच्छा, अभी समय क्या हो रहा है, पहले ये बताओ। अभी तो 11 बज रहे हैं, बताओ वो दोनों कहाँ पर है? हाँ, तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, अभी वो 1 घंटे बाद उठेंगे। तुम खुद तो जल्दी उठती नहीं और उन दोनों को भी यही सिखा रखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी देखो मैं इनको कैसे उठाता हूँ, आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर किशन पानी की बाल्टी लेकर आता है और उनके ऊपर डाल देता है। पानी पड़ते ही दोनों नींद में चिल्लाने लगते हैं। अरे बारिश आ गई, भागो जल्दी भागो। अरे नालायको, बारिश नहीं आ रही है। अरे अर्जुन, जल्दी से माँ को बोलो कि इस भिखारी को रोटी दे दे। मेरा तो अभी आँख खोलने का भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं इस भिखारी को भी अभी ही आना था क्या? अरे गधो, यहाँ कोई भिखारी नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर किशन पास में पड़ा हुआ डंडा उठाता है और उन दोनों की पिटाई शुरू कर देता है। अरे अरे पिताजी, रहने दो, बस करो, उठ गए हम दोनों। अरे बस करो, मत मारो मेरे लाडले बेटों को। तुम्हारे ही लाड प्यार ने इन दोनों को बिगाड़ रखा है। ये दिन भर बस गांव में आवारा की तरह घूमते रहते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। पता नहीं मेरे मरने के बाद इन दोनों का क्या होगा। पिताजी, हम दोनों खेतों का काम करने के लिए नहीं बने हैं। हमने कल रात को ही ठान लिया था कि हम दोनों पढ़ाई करेंगे और कलेक्टर या कोई और अफसर बनेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 महीने तक कुछ नहीं बोलूंगा और 1 महीने बाद जब मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर लूंगा, उसके बाद अगर तुम दोनों ने पढ़ाई नहीं की तो तुम दोनों को मेरे साथ खेत पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पिताजी, अब आप जाओ, हमें थोड़ी देर सोने दो। अभी 1 घंटा बाकी है 12 बजने में। हाँ, चलो जाओ, सोने दो मेरे दोनों लाडले बच्चों को। फिर किशन वहाँ से चला जाता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद वो दोनों उठते हैं। उठ गए दोनों कलेक्टर और अफसर। जाओ, जाकर खाना खिलाओ अपने लाडलू बेटों को। ऐसा कहकर किशन खेत पर चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद गायत्री बीमार हो जाती है और किशन का सारा जमा किया हुआ पैसा गायत्री के इलाज में लग जाता है। लेकिन फिर भी गायत्री की मृत्यु हो जाती है। अब किशन की चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे रोज सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता और दिन भर खेत में काम करना पड़ता और उसके पास बड़े बड़े खेत थे और काम करने वाला अब वो अकेला। अरे दोनों नालायकों, उठ जाओ। काम चोर, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम दोनों पैदा हुए। पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो या इधर उधर पड़े रहते हो। तुम्हें समझा कर अब मैं तो थक गया हूँ और ना तुम्हें समझाने का कोई असर होता है, ना मारपीट का। तुम्हारी माँ के लाड प्यार ने ही तुम्हें इतना बिगाड़ा है। वो तो अब अपन सबको छोड़कर चली गई और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी। अरे पिताजी, आँख खुली नहीं कि आप हमेशा सुनाना शुरू कर देते हो। कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया है जो हम ही उसे सही कर सकते हैं? हाँ पिताजी, बताइए ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतना तेज तेज चिल्लाकर हमारी नींद खराब कर दी? तुम दोनों थोड़ी शर्म करो। दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं खेत में काम करके भी वापस आ गया और आकर मैंने खाना भी बना दिया। खाने का नाम सुनते ही दोनों भाई झट से रसोई की ओर जाते हैं। हे भगवान, आपने मुझे कैसी कामचोर औलादे दी है। इन्हें कितना भी समझा लो पर ये नालायक हैं कि मेरी खुद सुनते ही नहीं। किशन बेचारा अपने दोनों बेटों की आदतों से बहुत ही परेशान था। किशन की गांव में बहुत ही इज्जत थी, क्योंकि गांव में सब जानते थे कि गांव में जितनी भी जमीन किशन के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी जमीन है किशन काका के पास और 2 नौजवान बेटे हैं। चाहे तो तीनों मिलकर उस जमीन पर सोना उगल सकते हैं और बेचारे वो उनके ऊपर ज्यादा हाथ भी तो नहीं उठा सकते। और उधर किशन बेचारा दिन भर अपने खेत में काम करता, लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी थी। मुझे तो दोनों बच्चों की बहुत ही चिंता है। पता नहीं मैं मर गया तो इनका क्या होगा और कोई इन्हें लड़की भी देगा क्या?
फिर अगले दिन सुबह होने पर सुनो नालायकों, मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है पिताजी, एक तो आपने हमें सुबह सुबह जल्दी उठा दिया, कुछ हमारे बारे में भी सोच लेते और कुछ खाने के लिए ही बना देते। जिस तरह तुमको आलस आ रहा है, आज उस तरह मुझे भी आलस आ रहा है। तुम्हें जो बनाकर खाना है तुम वो खाओ, भूखे रहना है तो भूखे रहो। मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से मत रोको। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त रामू के यहाँ जाता है। अरे तुम तो बहुत दिनों बाद आए किशन, और बताओ तुम्हारे दोनों बेटे कैसे हैं? भाई मैं तुमको कुछ कहना चाहता था और तुमसे मिलना भी चाहता था। हाँ हाँ बोलो रामू, क्या बात है? तुम तो जानते ही हो मेरी दोनों बेटी मोनू और सोनू अब वो बड़ी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। अरे भाई रामू, तुमने इस चीज के लिए बहुत ही गलत आदमी को चुना है, क्योंकि तुम्हारी बेटियां बहुत ही सुंदर और सुशील है और मेरे दोनों बेटे बहुत ही कामचोर है। पूरे दिन भर वो दोनों सोते रहते हैं और गांव में घूमते रहते हैं। मैं तो दिन रात उनके भविष्य के चक्कर में परेशान हो रहा हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी बेटियों की शादी मेरे बेटों से हो, क्योंकि मैं सब जानता हूँ और मैं जानबूझकर ये ऐसा नहीं कर सकता। किशन मुझे पता नहीं था कि तेरे दोनों बेटे इतने नालायक हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरे बचपन का दोस्त है और मैं मेरी दोनों बेटियों को जानता हूँ, वो कुछ ही दिनों में उन दोनों को सुधार देगी। तुम्हारे दोनों बेटे अभी खोटे सिक्के हैं, लेकिन वक्त आते ही वो चमक जाएंगे। अगर उन्हें रामू तुम देख लो तो तुम्हारी ये बातें तुम मुझे दोबारा कभी नहीं बोलो, क्योंकि वो दोनों खोटे सिक्के ही नहीं, उनके ऊपर पूरी तरीके से जंग लग चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोनों सारी जिंदगी कुछ करेंगे। अरे तुम उस बात की चिंता मत करो किशन, मुझे अपनी दोनों बेटियों के ऊपर पूरा भरोसा है। तुम तो बस घर जाकर शादी की तैयारी करो। रामू के बहुत कहने पर किशन मान जाता है। लगता है तुम सही कह रहे हो, उन्हें उनकी माँ ने ही बिगाड़ा था। अब हो सकता है उनकी पत्नियां ही उन्हें सुधार सकती है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला गया और कुछ दिनों में उन दोनों का विवाह करा दिया गया। फिर एक दिन किशन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ एक साधु आता है। अरे मालिक, घर में अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बाबा जी, रुकिए, मैं भी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशन अंदर चला जाता है और एक पोटली भरकर अनाज बाहर लेकर आता है और साधु बाबा को दे देता है। उसे ऐसा करते हुए दोनों बेटों की पत्नियां देख लेती है। अरे दीदी, ऐसे तो ये पिताजी अपने घर का दिवालिया कर देंगे। हाँ छोटी, तू सही कहती है, क्यों ना अपन अपने पति को बोलकर इस घर का बंटवारा करवा लें, ताकि पिताजी किसी को कुछ न दे पाए। हाँ दीदी, आज रात को उन्हें घर आने दो, फिर अपन बात करते हैं। फिर रात होने पर जब अर्जुन और महेश घर आते हैं, सुनिए जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि आपसे खेती बाड़ी का काम होता नहीं है और पिताजी घर का अनाज लोगों में बांट देते हैं। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है, क्यों ना आप दोनों भाई मिलकर पिताजी से अपने हिस्से का बंटवारा कर लो और कोई किराना की दुकान शुरू कर दो, ताकि आपको भी खेत में जाने के लिए डांट नहीं पड़े। हाँ, मुझसे वैसे ही खेतों में काम नहीं होता, मैं कल ही सुबह भैया से बात करता हूँ। अरे जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके भैया भी यही चाहते हैं। और उधर दूसरी ओर मोनू भी अपने पति महेश को सब समझा देती है। पिताजी, अब आपकी सारी जमीन जायदाद हम दोनों के नाम कर दो। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमको सब कुछ समझ लेना चाहिए पिताजी। दोनों बेटों की ऐसी बात सुनकर बूढ़ा किशन बहुत हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, मुझे जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटियों ने इन्हें सुधारने की बजाय उल्टा और ज्यादा बिगाड़ दिया। अगर मैं ये बात मेरे दोस्त को बताऊंगा तो वो मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्या हुआ पिताजी, क्या सोच रहे हो, बोलते क्यों नहीं? अरे बेटा, जो मेरा है वो सब तुम लोगों के लिए ही तो है। लेकिन पिताजी, वो सब कहाँ पर है, हमें बताइए। मेरे ना रहने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। आप पता नहीं कब ऊपर जाओगे, क्या जब तक हम दोनों ऐसे ही बैठकर इंतजार करते रहेंगे? तो फिर तुम दोनों मेरे साथ खेत पर चलो, खेत पर चलकर तुम मेरी मदद करो। पिताजी, आपको तो पता ही है कि खेतों का काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर तुम दोनों को संपत्ति के बारे में बताकर क्या फायदा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
दीदी, पिताजी कहाँ चले गए हैं? मैं उन्हें उनके कमरे में चाय देने गई थी तो वो वहाँ भी नहीं थे। वो खेत पर भी नहीं है क्योंकि बाहर दोनों बैल बंधे हुए हैं और मेरे बहुत ढूंढने पर भी वो मुझे नहीं मिले। अरे अरे, ये क्या हो गया? चल जल्दी चल कर देखते हैं। फिर वो चारों लोग मिलकर पूरे गांव में किशन को ढूंढते हैं। क्या हुआ भैया, आपको पिताजी का कुछ पता चला? नहीं छोटे, वो मुझे खेत पर भी नहीं मिले और बाजार में भी नहीं है। तुम्हें कुछ पता चला क्या छोटे? तभी वहाँ एक आदमी भागता हुआ आता है। अरे अर्जुन और महेश, तुम्हारे पिताजी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है और वो नदी के तेज बहाव के साथ नदी में बह गए हैं। हो, पिताजी आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पिताजी? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी? हम लोग आपकी कितनी सेवा किया करते थे। पिताजी, आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पिताजी? अब आ भी जाइए। अरे ओ, तुम दोनों चुप हो जाओ, अब हम दोनों देखते हैं कि क्या करना है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी लौटकर वापस नहीं आते। देखिए, मुझे लगता है कि पिताजी लौटकर वापस नहीं आने वाले। तो क्या अब पिताजी सच में वापस नहीं आएंगे भैया? छोटे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर भैया नियम अनुसार अपन उनकी पूजा कर देते हैं। रुकिए, मैंने पिताजी को संदूक में पैसे रखते हुए देखा था। देखती हूँ उसमें कितने रुपए हैं। उसी से अपन श्राद्ध की पूजा करवा देंगे। और क्या कहते हो आप? हाँ दीदी, चलकर देखते हैं पिताजी के पास कितने रुपए पड़े हैं। चलो जल्दी। ये देखिए, पिताजी ने तो केवल 300 रुपए ही रखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है पिताजी बाकी के पैसे अपने साथ लेकर गए हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। अरे भैया, जरा घर के बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ रमेश, क्या बात है? भैया, मुझे चाचा जी ने 1500 रुपए उधार दिए थे। मैं आपको बस वापस वही देने आया हूँ। शायद आपको इन पैसों की जरूरत हो, आपके ये काम आ जाए। पैसा देकर रमेश वहाँ से वापस चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है पिताजी ने बहुत से लोगों को ऐसे ही पैसे बांट रखे होंगे। पता लगाइए आप दोनों जल्दी से। हाँ, पता लगाइए। छोटी सही कह रही है। अपन पैसों से पिताजी के नाम का श्राद्ध करवा देंगे। उसके बाद कहाँ कितने पैसे हैं, जमीन जायदाद है, पता लगाकर उन्हें अपने अपने नाम करवा लीजिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन एक फकीर किशन के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अरे किशन भाई घर पर है क्या? तभी चारों घर के बाहर आ जाते हैं। अरे कौन हो भाई तुम? अरे किशन भाई घर पर है क्या? उन्हें बाहर बुलाओ। बताइए आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम है? किशन भाई ने मुझसे 30,000 रुपए उधार लिए थे। मैं बस वही पैसे वापस उनसे लेने के लिए आया हूँ। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो गुजर गए हैं, इसीलिए अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। किशन भाई, आप सबके क्या लगते हैं? वो हमारे पिताजी हैं। तो जब तुम लोगों के पिता ने उधार लिया है तो अब उनके बेटे को ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यही नियम है। और अगर नियम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पुलिस चौकी ले जाऊंगा। अरे बाप रे, सत्यानाश हो, हमें पुलिस चौकी में नहीं जाना। आप एक काम कीजिए, हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कुछ महीने के बाद दोबारा यहाँ आऊंगा, जब मुझे मेरे पैसे दे देना। ऐसा कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। भैया, वो तो फिर से वापस आ जाएगा। अब क्या होगा? अगर वो हमें पुलिस चौकी ले गया तो क्या होगा? पिताजी की जो भी जमीन है हम उसे बेच देते हैं और जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से अपन इस फकीर के पैसे दे देंगे। इसलिए अपन अभी सीधे सरपंच जी के पास चलते हैं। फिर वो दोनों भाई सरपंच के पास जाते हैं। देखिए सरपंच जी, हमें हमारे पिताजी की सारी जमीन बेचनी है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोग जमीन कैसे बेच सकते हो? वो सारी जमीन तो मेरे पास पहले से ही गिरवी पड़ी है।
क्योंकि तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारी शादी करवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सारी जमीन मेरे पास गिरवी रखाकर तुम्हारी शादी के लिए पैसे लिए थे। अरे भैया, अब आगे क्या होगा? अब तो ऐसा लगता है कि हमें बाकी की जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर वो फकीर हमसे पैसे मांग रहा है, हम जाए तो कहाँ जाए? सरपंच जी आप ही बताएं। सुनो, तुम दोनों उस जमीन पर खेती कर सकते हो, लेकिन तुम उस जमीन को बेच नहीं सकते। ठीक है, अब घर जाओ और घर जाकर कुदाल उठा लो, जाओ। चलो छोटे, अपन अब यहाँ से घर चलते हैं और कुदाल लेकर खेत में चलते हैं और जाकर खेती करते हैं, वरना हमें जेल में जाना पड़ेगा। यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और खेत में जाकर बड़ी ही मेहनत से खेत में काम करते हैं। कुछ ही महीनों के बाद पूरी जमीन फसल से भर जाती है। देख भाई देख, हमारी जमीन पर कैसी फसल उगी है। हाँ भैया, अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रही। इस फसल को बेचकर हम उस फकीर को पैसे दे देंगे और बाकी के जो भी पैसे बचेंगे वो पैसे हम सरपंच जी को देकर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सच में पिताजी हम लोगों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति छोड़कर गए हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाए। हम लोग बस संपत्ति संपत्ति करके फालतू में ही पिताजी को बुरा भला कहते रहे। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ आया कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मुझे तो बस एक बात का ही अफसोस है कि पिताजी ये सब होते हुए नहीं देख पाएंगे। अब ये सब सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। छोटे, अब हम इस तरह से पिताजी की सारी जमीन छुड़वा लेंगे। अब हम पिताजी की सारी संपत्ति वापस ले आएंगे। पिताजी, आप जहाँ कहीं भी हो, हम सब लोगों को बस आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि अपन सब अच्छे इंसान बन जाते हैं तो पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आने दो उस फकीर को, बड़ा वो हमको धमकी दे रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद फिर से वो फकीर किशन के बेटों के पास आता है। अरे ओ बेटा, जरा बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं। फिर दोनों भाई बाहर आ जाते हैं। ये लीजिए आपके पूरे 30,000 रुपए। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो फकीर वहाँ से चला जाता है। चलो भैया, अब हम दोनों जल्दी से सरपंच जी के पास चलते हैं और बाकी के पैसों से अपन अपनी जमीन छुड़वा लेते हैं। फिर वो दोनों सरपंच के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, तो तुम दोनों अब फिर से यहाँ क्या लेने आए हो? बताओ, क्या कहना है तुम्हें? सरपंच जी, हम अपने पिताजी की सारी जमीन को छुड़वाने के लिए आए हैं। अरे वाह, तो अब तुमको मतलब अकल आ गई है। अब तुम दोनों समझदार इंसान की तरह बात कर रहे हो। बताओ, तो तुम दोनों कितने रुपए लेकर आए हो? अभी तो हम 40,000 रुपए लेकर आए हैं। आप कागज तैयार करवा लीजिए, हम बाकी के पैसे कुछ महीने में आपको दे देंगे। अच्छा रुको, मैं भी कागज मंगवाता हूँ। अरे ओ किशन भाई, अब बाहर आ जाओ। तुमने अब अपने तुम्हारे बेटों की बातें तो सुन ही ली होगी। फिर किशन बाहर आ जाता है। अरे किशन भाई, अब अपना हुलिया सही कर लो, निकाल फेंको इसे, क्योंकि अब तुम्हारे बेटे समझदार हो गए हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किशन अपना हुलिया सही कर लेता है। अरे ये क्या पिताजी, आप तो जिंदा हैं। हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। ये सब सरपंच जी की ही बुद्धि थी। इन्होंने ही मुझे इतने दिनों तक अपने घर में छुपा कर रखा। और हाँ, तुम दोनों सुन लो, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। वो जमीन तुम लोगों की ही है। इसका मतलब खेती करके जो हमने पैसे कमाए वो सारे पैसे हमारे हैं। हाँ हाँ बेटा, वो सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही रहेगा। हम दोनों को माफ कर दीजिए पिताजी, हम दोनों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पिताजी, अब आप हमारे साथ वापस अपने घर चलिए हमारे साथ, क्योंकि अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। फिर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से अर्जुन और महेश दोनों खेत में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी फसल उगाते। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, एक पिता ही ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी बहुत चिंता रहती है।
वो हमें किसी न किसी तरीके से सही रास्ते पर ले ही आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।